नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं कुशाग्र तिवारी अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी विद आर्ट विद कुशाग्र सर में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी तक हमने देखा कि ज्योग्राफी पे कुछ टॉपिक पढ़े हमने, हिस्ट्री पे कुछ टॉपिक पढ़े हमने, हिंदी पे कुछ टॉपिक पढ़े हमने। आज साइंस में बायो की क्लास चलेगी और उसमें देखेंगे हम पाचन तंत्र के बारे में देखेंगे। पाचन तंत्र में इस तरह से हम पढ़ेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आए लेकिन वो हमें छोड़ना ना पड़े। आज से मैथ की क्लासें भी शुरू कर दी गई हैं, अनुज सर के द्वारा ली जा रही है मैथ की क्लास। तो अब आपके लिए एक बेहतरीन अवसर है कि आप घर पे बैठकर इस लॉकडाउन में निरंतर पढ़ाई करते रहें और सफलता को प्राप्त करें। तो आइए चलते हैं पाचन तंत्र पे। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें जिससे अगले वीडियो की जानकारी उन्हें तुरंत नोटिफिकेशन पे मिल सके। तो आइए चलते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या है? तो पाचन के पहले अगर हमें पाचन तंत्र देखना है तो हमें देखना है कि पाचन क्या होता है। पाचन क्या है? पाचन डाइजेशन। ये डाइजेशन है क्या? डाइजेशन की अगर हम बात करें तो डाइजेशन क्या है? डाइजेशन कहता है कि डाइजेशन क्या होता है तो जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में ये जो चेंज करना होता है, चेंज करने की क्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है या डाइजेशन कहलाती है। क्या? जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित करने की क्रिया क्या होती है? पाचन होती है। अब ये जटिल भोज्य पदार्थ, सरल भोज्य पदार्थ कौन से हुए? पाचन की क्रिया कैसे होती है, इसमें भाग क्या क्या लेता है? तो पाचन की क्रिया में कई अंग भाग लेते हैं। पाचन की क्रिया में सहायता कौन कौन सी चीजें करती हैं? तो ये सारी चीजें हम इस पे देखते हैं। सबसे पहले जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित करने की क्रिया क्या होती है? पाचन होती है। अब बात करें हम इस पाचन में, इस पाचन की क्रिया में जल और एंजाइम भाग लेते हैं। जल और एंजाइम इस पाचन की क्रिया में भाग लेते हैं। अब बात करें हम कि एंजाइम कितना होता है और जल कितना होता है। तो एंजाइम जो होता है वो 1% होता है और जल 99% होते हैं। यानी जल के अणु या जल के अवयव कितने होते हैं? तो पाचन की क्रिया में 99% जल के अवयव होते हैं और 1% एंजाइम के अवयव होते हैं। एंजाइम के द्वारा ही पाचन की क्रिया संभव हो सकती है। जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित करना पाचन होता है। तो जटिल और सरल क्या है? तो मान लिया कि एक जटिल इस तरह से, जैसे अब दाल हमारी बनी, किससे बनी? अरहर से बनी, उड़द से बनी। तो हम दाल खाना पसंद करते हैं ना कि अरहर या उड़द, क्योंकि दाल का टेस्ट हमें अच्छा लगता है। हम कहते हैं अगर कि आप अरहर खा लीजिए, उड़द खा लीजिए, तो हम बहुत तरह से
मना करेंगे, वो हमें अच्छा नहीं लगता, वो इससे ये नहीं होगा, वो इससे ये नहीं होगा, इस तरह से। तो उसी प्रकार जैसे हमें वो नहीं अच्छा लगता है या उसको हम नहीं खा सकते हैं, उसी प्रकार जटिल भोज्य पदार्थ, यानी जो हमारा शरीर है, हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है, सेल से मिलकर के बना है, और इन सेल, ये जो सेल हैं, इनके लिए ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा कौन देता है? तो ऊर्जा, ये ऊर्जा किस चीज से लेते हैं? तो ये ऊर्जा लेते हैं ग्लूकोज से। किससे? ग्लूकोज से। तो इनका भोज्य क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज इनको चाहिए होता है, ये सरल पदार्थ है इनके लिए। जबकि इनको हम दे क्या रहे होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। तो ये चीजें जो होती हैं ये जटिल भोज्य होते हैं, और इन्हीं को जब ग्लूकोज के फॉर्म में सेल्स अपने पास एब्जॉर्ब करते हैं तो वही हो जाता है पाचन, वही हो जाता है सरल भोज्य। कार्बोहाइड्रेट को जैसे ग्लूकोज में चेंज करती हैं, वसा, फैटी एसिड, प्रोटीन, एमिनो एसिड, ये सारी चीजें याद रखेंगे। ग्लूकोज किस में चेंज होता है, वसा किस में चेंज होता है, और प्रोटीन किस में चेंज होता है, तो ये सारी चीजें याद रखेंगे। ये हमारा जटिल भोज्य होता है शरीर के लिए, और ये सरल भोज्य होता है। यही जब जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित करने की क्रिया क्या होती है? पाचन कहलाती है। ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च जो होता है, स्टार्च को अगर हम बात करें सरल में, तो कार्बोहाइड्रेट का जो स्टार्च फॉर्म होता है वो माल्टोज में परिवर्तित होता है, और उसी से फिर क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। यानी जो पॉलीसेकेराइड टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो किस में परिवर्तित होते हैं? ग्लूकोज, माल्टोज से ग्लूकोज में परिवर्तित होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के भी 3 फॉर्म होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के 3 फॉर्म होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड। ये कार्बोहाइड्रेट के 3 फॉर्म होते हैं। तो पॉलीसेकेराइड वाले फॉर्म को माल्टोज में चेंज करके ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। ठीक है, यही सेल एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? एंजाइम के द्वारा। ये आगे मैं बताऊंगा कि ये ग्लूकोज में परिवर्तित या माल्टोज में परिवर्तित क्या करता है। ठीक है, कौन सा अवयव होता है जो ग्लूकोज को माल्टोज में परिवर्तित करता है, तो ये मैं आगे बताऊंगा। आगे देखते हैं इस पे। डाइजेशन तो हमने समझ लिया, पाचन तो हमने समझ लिया। अब पाचन तंत्र की बात कर रहा है, कह रहा है कि पाचन तंत्र क्या होता है। तो पाचन की क्रिया में कई अंग मिलकर के भाग लेते हैं। यही क्या होता है? यही सब मिलकर के बनता है पाचन तंत्र। पाचन की क्रिया में जब कई प्रकार के अंग मिलकर के भाग लेते हैं तो ये क्या होता है? पाचन तंत्र कहलाता है। पाचन तंत्र, अगर हम बात करें कि भोजन का पाचन कितने चरणों में होता है, तो भोजन का पाचन 5 चरणों में होता है। भोजन का पाचन कितने चरणों में होता है? तो 5 चरणों में होता है। कौन कौन से चरण होते हैं उसके? तो भोजन का अंतःग्रहण, भोजन सबसे पहले हम ग्रहण करते हैं तो भोजन का अंतःग्रहण होता है, फिर भोजन का पाचन होता है, फिर भोजन का अवशोषण होता है, फिर भोजन का स्वांगीकरण होता है, और फिर भोजन का निष्कासन होता है। तो 5 चरणों की क्रिया में भोजन का पाचन संपूर्ण होता है। आगे हम देखते हैं कि पाचन की क्रिया में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। पाचन की क्रिया में भाग लेने वाले
अंग कौन से हैं, यानी पाचक अंग कौन से हैं। तो देखते हैं पाचक अंग। पाचक अंग, पाचक अंग कौन कौन से होते हैं। तो पाचक अंग की अगर हम बात करते हैं तो पाचक अंग दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से पाचक अंग होते हैं। तो एक होता है आहार नाल, एक होता है आहार नाल, एक होता है आहार नाल और दूसरा होता है सहायक अंग। दूसरा होता है सहायक अंग, सहायक अंग, दूसरा होता है सहायक अंग। आहार नाल अगर देखते हैं तो आहार नाल में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। तो देखते हैं आहार नाल में आहार नाल में सबसे पहले हमारा मुख गुहा, मुख गुहा यानी बक्कल कैविटी। मुख गुहा के बाद ग्रास नली, ग्रास नली आइसोफेगस, ग्रास नली के बाद आमाशय, आमाशय, आमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत और छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत। ये क्या होते हैं। तो ये आहार नाल के अंग होते हैं। आहार नाल, आहार नाल क्या होता है। तो जिस नाल में भोजन पाया जाता है यानी जिस नाल में आहार पाया जाता है वो क्या होता है, आहार नाल होता है। आहार नाल हमारा कहां से कहां तक होता है। तो मुख गुहा से बड़ी आंत के एनस तक आहार नाल होता है। यानी इस तरह से जो हमारी आंत होती है, ये कुछ इस तरह से इस तरह से कुछ फिगर होता है। ये इधर, तो ये हमारा जो भाग होता है इसमें बात करते हैं हम कि ये इस तरह से कुछ एक फिगर हमारा बनता है। और ये जो इस तरह से फिगर हमारा बनता है ये क्या होता है, ये होता है हमारा एक पाचन तंत्र का फिगर होता है, जिसे इसको हम कहते हैं। ये जो हमारा भाग होता है, ये जो हमारा भाग होता है इसे हम बक्कल कैविटी या मुख गुहा कहते हैं। ये हमारा मुख गुहा होता है। मुख गुहा के बाद सबसे पहले भोजन की शुरुआत कहाँ से होती है। तो मुख गुहा से होती है। भोजन की शुरुआत कहाँ से होती है। तो मुख गुहा से होती है। यानी अगर कोई रोटी का एक टुकड़ा भी हम लेते हैं तो वो मुख गुहा में पहुंचता है और जैसे ही मुख गुहा में पहुंचता है वो तो भोजन की वहां से शुरुआत हो जाती है, पाचन की वहां से शुरुआत हो जाती है। क्योंकि पाचन के लिए हमें क्या, जल और एंजाइम चाहिए होते हैं। पाचन के लिए, किसी भी भोजन के पाचन के लिए क्या चाहिए होते हैं, जल और एंजाइम। मुख गुहा में जैसे ही रोटी का टुकड़ा पहुंचता है तो ये क्या होता है कि मुख गुहा में पाचन शुरू हो जाता है। क्योंकि मुख गुहा में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी लार ग्रंथियां। तो लार ग्रंथियां 3 पाई जाती हैं मुख गुहा में। हमारे मुख गुहा में कितने तरह की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो 3 प्रकार की लार ग्रंथियां मुख गुहा में पाई जाती हैं। कौन कौन सी होती हैं लार ग्रंथियां। तो लार ग्रंथियों की अगर हम बात करते हैं तो सबलिंगुअल कौन कौन सी होती है। तो सबलिंगुअल, सबमैक्सिबुलर और जो होती है आखिरी जो होती है वो होती है एक मिनट, प्रोटिड। सबलिंगुअल, सबमैक्सिबुलर और प्रोटिड, ये 3 तरह की लार ग्रंथियां होती हैं। ये कहाँ पे पाई जाती हैं, मुख गुहा में पाई जाती हैं। कौन कौन सी, सबलिंगुअल, सबमैक्सिबुलर और तीसरी होती है प्रोटिड। प्रोटिड, ये 3 तरह की लार ग्रंथियां हमारे मुख गुहा में पाई जाती हैं। तो यहाँ से भोजन की शुरुआत शुरू हो जाती है, यहाँ से भोजन शुरू हो जाता है। और मुख गुहा में ही सहायक अंग पाए जाते हैं। सहायक अंग में बात करते हैं जीभ और दांत। जीभ और दांत, तो ये भी मुख गुहा में पाए जाते हैं।
जीभ का कार्य होता है। जो ये लार ग्रंथियां होती हैं, लार ग्रंथियों से जो स्लाइवा हमारा स्रावित तो होता है, उस स्लाइवा को क्या करती हैं, ये भोजन के साथ मिक्स करती हैं। और दांत क्या है, दांत भोजन को काटने पीसने के काम में आते हैं। तो ये सहायक अंग होते हैं। इसके बाद फिर आते हैं हम मुख गुहा के बाद ग्रास नली पे। ग्रास नली क्या होता है, ग्रास नली ये वाली जो भाग है, ये भाग है जो ये ग्रास नली या आइसोफेगस के नाम से जाना जाता है। ये क्या होता है, आइसोफेगस के नाम से जाना जाता है। ग्रास नली या आइसोफेगस के नाम से जाना जाता है। ग्रास नली में जो पाचन होता है, ग्रास नली का जो पाचन होता है, तो ये ग्रास नली में पाचन कैसा होता है, यहाँ पे पाचन नहीं होता है। यहाँ भोजन जो है, भोजन ग्रास नली में आता है और ग्रास नली से सीधे भोजन नीचे स्टमक में या अमाशय में आ जाता है, ऊपर नहीं जाता। इसका रीजन क्या है, ग्रास नली से भोजन सीधे नीचे क्यों आता है, ऊपर क्यों नहीं आता है? तो ग्रास नली में कुछ वॉल्व होते हैं, एक वॉल्व यहाँ पे होता है, एक वॉल्व यहाँ पे होता है। तो ये वॉल्व क्या है, भोजन को ऊपर जाने से रोकते हैं। दूसरी चीज, ग्रास नली में जब भोजन नीचे जाता है तो वो गति कहलाती है क्रमकुंचन गति। क्या कहलाती है, क्रमकुंचन या क्रमाकुंचन, हम कुछ ऐसे बोल सकते हैं, क्रमाकुंचन बोल सकते हैं, क्रमकुंचन बोल सकते हैं। तो क्रमाकुंचन गति के कारण भोजन सीधे आमाशय में आता है और ये भोजन ऊपर नहीं जाता है। तो यही रीजन है। आप देखते हो कि आपको जैसे वोमिटिंग हुई, तो वोमिटिंग में ये भोजन यहाँ से जाता है, तो ये जो भोजन है ये यहाँ से ऐसे जाता है। जब ये वॉल्व खुलता है, क्रमाकुंचन गति सही से नहीं हो पाती है, तो ये वॉल्व क्या है, ओपन हो जाता है। ये वॉल्व जब ओपन हुआ तो यहाँ से भोजन ये इस तरह से गया। और अगर ये वाला वॉल्व ओपन हो गया तो हल्का फुल्का क्या है, वाटर वगैरह जो है ये कहाँ से, नाक के रास्ते आ जाता है। तो ये नासिका का वॉल्व होता है और ये आमाशय के बीच का वॉल्व होता है। तो आमाशय के बीच का वॉल्व जब खुलता है तो ये कहाँ से, वोमिटिंग के समय भोजन वगैरह कहाँ से, मुख से आ जाता है। जबकि ये वॉल्व जो नासिका के या नासा गुहा के पास जो वॉल्व होता है वो बहुत ही रेयर केस में थोड़ा बहुत खुलता है। ग्रास नली के बाद भोजन फिर कहाँ पहुंचता है, तो अमाशय में पहुंच जाता है भोजन। ग्रास नली के बाद जब भोजन अमाशय में पहुंचता है तो अमाशय में भोजन सबसे देर तक, सर्वाधिक समय तक आमाशय में, लगभग 3 से 4 घंटे तक आमाशय में रहता है। आमाशय में भोजन का पाचन कैसे होता है ये आगे जब अलग अलग मैं बताऊंगा तब बताऊंगा कि उसमें जठर रस पाया जाता है, तो इस वजह से कैसे क्या भोजन होता है, भोजन का पाचन होता है। ठीक है। इसके बाद जब भोजन आमाशय से गुजरता है तो ये जो यू आकार की थैली होती है जिसे ग्रसनी कहते हैं या छोटी आंत, भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत यहाँ से ये भाग जो होता है ये छोटी आंत होता है। छोटी आंत की लंबाई सबसे अधिक होती है। छोटी आंत की लंबाई बड़ी आंत की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, लेकिन फिर भी ये छोटी आंत और ये बड़ी आंत क्यों कही जाती है, तो इनका जो व्यास होता है, व्यास के अकॉर्डिंग इनको हम छोटी आंत और बड़ी आंत में विभाजित करते हैं। तो व्यास जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन का ज़्यादा होता है, इसलिए इसे बड़ी आंत और इसको छोटी आंत के नाम से जानते हैं। भोजन छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत के जो 3 पार्ट होते हैं, भोजन तीनों पार्टों से होकर के, यानी छोटी आंत के जो 3 हिस्से होते हैं, तीनों हिस्सों से भोजन गुजर करके फिर भोजन पहुंचता है बड़ी आंत में। भोजन कहाँ पे पहुंचता है, बड़ी आंत में। तो छोटी आंत के 3 हिस्से कौन कौन से होते हैं, तो डियोडेनम, जेजुनम और तीसरा होता है इलियम। ये तीनों हिस्से छोटी आंत के होते हैं। छोटी आंत के बाद भोजन बड़ी आंत में प्रवेश करता है। बड़ी आंत में भी 3 हिस्से होते हैं। बड़ी आंत के भी कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं।
कौन कौन से होते हैं? तो सीकम, कोलन, सीकन, कोलन और रेक्टम। सीकम, कोलन और रेक्टम। बड़े आंत का जो सीकम वाला भाग होता है, ये कौन सा भाग है? सीकम, सॉरी भाग यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे तो हमारा एक पत्ती नुमा इस तरह से संरचना पाई जाती है जिसे अग्न्याशय कहते हैं, जो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और ये एक सहायक पाचक अंग भी होता है। तो इसके बारे में अभी बताते हैं। मैं बात करता हूँ सीकम। सीकम से जुड़ा हुआ एक यहाँ पे एक ग्रंथि पाई जाती है। सीकम से जुड़ी हुई एक यहाँ पे और ग्रंथि मानव शरीर की पाई जाती है। एक और अंग पाया जाता है जिसे हम अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं। अपेंडिक्स सीकम से जुड़ा हुआ भाग होता है। ये पहले मानव शरीर में सेल्यूलोज के पाचन में सहायक होता था। पहले का जो मानव था वो कच्चे फल फूल खाया करता था, ठीक है, कच्चा मांस खाया करता था, तो इसलिए उसके पास सेल्यूलोज की अधिकता होती थी और उस सेल्यूलोज के पाचन के लिए अपेंडिक्स सहायक होता था। लेकिन आज का मानव जो है वो अधिकतर चीज़ें पकाकर खाने लगा है, तो इतना सेल्यूलोज की अधिकता नहीं हो पाती है और इसलिए धीरे धीरे ये मनुष्य का अवशेषी अंग बन चुका है अपेंडिक्स। तो कभी कभी जब छोटी आंत से बड़ी आंत में भोजन प्रवेश कर रहा होता है, उस समय जब छोटी आंत से बड़ी आंत में भोजन प्रवेश कर रहा होता है, उस समय कुछ भोजन के कण अपेंडिक्स में फंस जाते हैं और जिसके कारण दर्द शुरू हो जाता है और डॉक्टर क्या बोलता है कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना पड़ेगा। यही होता है अपेंडिक्स का रोग। इसके बाद बड़ी आंत में भोजन पहुंचा। बड़ी आंत के बाद अब सहायक अंग की अगर हम बात करें तो जीभ और दांत, जो हम पहले बता चुके थे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या लीवर, ये भी भोजन के पाचन में यकृत भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत का काम क्या है? यहाँ पे यकृत नहीं आया, लीवर नहीं आया। फिर तो यकृत में एक तो सबसे पहले कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है, लीवर है। और लीवर में एक अंग यहाँ पे होता है, एक छोटी सी थैलीनुमा संरचना होती है जिसे हम कहते हैं पित्ताशय। और पित्ताशय में पित्त रस का स्रावण होता है। पित्त रस का स्रावण जब होता है तो वो एक नली के माध्यम से आ जाता है। यहाँ पे नली के माध्यम से आता है, जो आगे मैं चर्चा करूंगा, आगे मैं बताऊंगा। और जिसमें से पित्त रस निकलता है। पित्त रस वसा को घुलनशील बनाने में सहायक होता है। पित्त रस वसा को घुलनशील बनाने में सहायक होता है। तो यानी एक तरह से यकृत भी अपनी अहम भूमिका निभाता है। तो यकृत भी क्या है? एक सहायक अंग होता है। और इसके बाद यकृत के बाद ये एक मैंने बताया था अग्न्याशय, ये पत्तीनुमा संरचना होती है। ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और ये भी एक सहायक अंग है। ये भी भोजन में अहम भूमिका निभाता है। तो ये कौन से? अग्न्याशय। तो आज ये पाचन तंत्र का पहला वीडियो था, पहला लेक्चर था पाचन तंत्र का। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मुख गुहा में पाचन। तो मुख गुहा में पाचन अगले भाग में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।